हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और आप सभी को पढ़ाता हूं गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक आपके समस्त विषय जो आपके स्कूल पाठ्यक्रम के होते हैं वो पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई ये बोलने वाला भी नहीं है कि आप इतने लेक्चर के बाद इतना पैसा दीजिए या फिर 2 लेक्चर के बाद ये प्लान खरीदिए। इन शॉर्ट, हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी कड़ी में आपकी कक्षा 11वीं के एनसीईआरटी हिंदी माध्यम गणित विषय में अध्याय नंबर 15 की विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में हम पूरे चैप्टर को एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है उसके अच्छे से अच्छे सवाल आपको सॉल्व कराए जाए। ये सवाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के हिसाब से बहुत उपयोगी हो सकते हैं और स्कूल की परीक्षा के लिए तो काफी उपयोगी होते ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज विविध प्रश्नावली के पहले सवाल के साथ, जिसमें वैसे ही सवाल है जैसे कि विविध उदाहरण में थे। पहला सवाल कुछ इस तरह से, 8 प्रेक्षणों का माध्य क्रमशः 9 और प्रसरण 9.25 है। माध्य और प्रसरण आपको दिया गया है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण 6, 7, 10, 12, 12 और 13 है तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रश्न में आपको यह दिया गया है कि कुल 8 प्रेक्षण हैं। इनमें से इन 8 का माध्य और प्रसरण आपको दिया जाता है। माध्य और प्रसरण निकालने के बाद आपको यह बोला है कि आपको 6 तो पता थे कौन कौन से हैं, लेकिन बाकी के 2 नहीं पता। तो आपको यहां पर कैलकुलेशंस की मदद से बाकी के 2 प्रेक्षण निकालने। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को हल करने की। तो पहला प्रश्न है, या हल जो है इसका कुछ ऐसा है, मान लेते हैं, ठीक है, माना अन्य 2 प्रेक्षण जो है, कौन से अन्य 2 प्रेक्षण, अल्फा और बीटा है। एक्स वाई भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, ठीक है, ए बी भी ले सकते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो अन्य 2 प्रेक्षण अल्फा बीटा है, ठीक है। सामान्यतः अल्फा बीटा को कोण के लिए लिया जाता है और एक्स और वाई को नंबर के लिए ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप त्रिकोणमिति हल कर रहे हैं, वहां पर आपको 2 कोणों की आवश्यकता है तो आप उसे अल्फा बीटा ले सकते हैं। यदि मतलब ऐसा जनरल है, ऐसा नियम नहीं है। मान लीजिए आप बीजगणित हल कर रहे हैं, वहां पर आपको एक्स और वाई नाम की या 2 संख्याओं की आवश्यकता है, जैसे कि यहां है, तो आप एक्स वाई ले सकते हैं। लेकिन अगेन ऐसा कोई नियम नहीं है, आप जो मन करे। वहां पर हमने त्रिकोणमिति में भी एक्स और वाई कोण देखे हैं, यहां पर हम अल्फा और बीटा नाम की चीजें भी ले सकते हैं। मैं इसीलिए इनको ऐसा लिखता हूं ताकि आप सिर्फ एक चीज से फेमिलियर ना हो जाए। चलिए, उसके बाद आपको बोला है कि 6 प्रेक्षण है जिसमें 6, 7, 10, 12, 12 और 13 है। तो मान लेते हैं 2 अल्फा बीटा थे। तो आपके सामने जो प्रेक्षण है वो उनकी लिस्ट ऐसी बन जाएगी। या प्रेक्षण मतलब अंग्रेजी में इसे ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। कौन कौन से थे? 6, 7, 10 है, 12 है, उसके बाद फिर से 12 और 13 है। ये तो 6 दिए थे, 2 अपन ने अल्फा बीटा माने, तो क्या लिख सकते हैं? शेष 2 अल्फा बीटा है, तो कुल 8 प्रेक्षण हो चुके हैं। हाँ जी सर। तो यहां से एक चीज और लिख सकते हैं कि कुल प्रेक्षण कितने? कुल प्रेक्षण जिनको अपन n मान सकते हैं उनकी संख्या 8 दी हुई है। और इनका माध्य कितना दिया हुआ है? तो माध्य दिया हुआ है 9 और प्रसरण साथ में दिया हुआ है 9.25। तो अब हमें माध्य और प्रसरण की मदद से या इनके सूत्र की मदद से अल्फा और बीटा निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कैलकुलेशंस कुछ आपके सामने यहां पर होने वाले हैं जिनको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो भी प्रेक्षण दिए गए हो उन सभी का अगर माध्य निकाला जाए, माध्य का सूत्र क्या हो सकता है? तो माध्य का मतलब है जितने भी प्रेक्षण हैं उन सभी को आप जोड़ दीजिए और भाग दे दीजिए n से। n मतलब कुल प्रेक्षणों की संख्या है ना। माध्य को अपन x बार लिख सकते हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीजें अपन इसको ऐसे मान सकते हैं कि x बार के बराबर है और प्रसरण का मतलब है रो का वर्ग। चिन्ह इन दोनों के यही है। तो चलिए, माध्य कैसे निकलेगा? इसको इसमें 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 इन सभी में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर माध्य निकालना है तो माध्य तो अपना 9 है। हाँ जी सर। 6 को आप 7 में जोड़िए, 7 को 10 में जोड़िए और फिर 12 के साथ एडिशन कीजिए और आखिरी में 13 का एडिशन कीजिए।
ऐसा कुछ डिवाइडेड बाय 8, और बाकी के अन्य दो प्रेक्षण आपने माने हैं अल्फा बीटा, उनको यहां मान लो कि अल्फा और बीटा भी है। कुल हो गए ना 8, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, और अपन ने सही लिया 7 10 7 6 10 12 12 और 13। सो कैलकुलेट करें, 13 और 7 20, 20 10 30, ठीक है, 30 और 12 42, 42 12 54, 54 6 60। तो कुल मिला के 8 को यहां भेजा तो ये तो हुआ 72 इज इक्वल टू 60 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से एक नया रिलेशन हमारे सामने निकल के आता है कि अगर मैं अल्फा को बीटा में जोड़ता हूं तो ये 12 डिग्री हो, या 12 डिग्री नहीं 12 होता है। कितना? 12। पहला इक्वेशन, पहला रिलेशन या पहला एक आंसर हो सकता है। बेसिकली प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पूछ सकते हैं कि यदि ऐसा ऐसा कुछ है और अन्य दो ऑब्जर्वेशन अगर है तो उन दोनों का योग बताइए, तो आंसर यही हो जाएगा 12। पर आपसे योग नहीं, आपको ये दोनों अल्फा और बीटा निकालने। एक बार फिर से जोड़ लो, 7 6 13, 13 10 23, 23 और 13 23 और 12 35, 35 और 12 47, 47 और 13 60, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रसरण भी दिया है। प्रसरण क्या है? 9.25। प्रसरण होता क्या है? अपन प्रसरण के लिए आगे बढ़ते हैं और प्रसरण के बारे में बात करते हैं। प्रसरण क्या होता है? तो यदि प्रसरण निकाला जाए रो का वर्ग, इसका मतलब होता है जितना भी एक्स आई है उसमें से आप एक्स बार को घटा के वर्ग कर दीजिए और n से भाग दे दीजिए। n अभी भी 8 है। प्रसरण का मान आपको दिया गया है 9.25 बराबर एक्स आई। एक्स बार मतलब माध्य, एक्स बार का मतलब क्या है? यहां पर माध्य है ना, एक्स बार का मतलब माध्य है। ये आपको याद है, अपन ने माध्य लिखा हुआ है कि माध्य का मतलब एक्स बार है यहां पर। अब आपको 6 में से 9 को घटाना है, 7 में से 9 को घटाना है, 10 में से 9 को घटाना है। यही कहानी आपको हर प्रेक्षण के साथ करनी है। आपने 6 में से 9 को घटाया, उसका वर्ग, फिर 7 में से 9 को घटाया, उसका वर्ग, फिर 10 में से 9 को घटाया, उसका वर्ग, फिर 12 में से 9 को घटाया, उसका वर्ग। 2 बार 12 12 है तो फिर हम 2 बार 12 में से 9 को घटाएंगे, और अंतिम में हम 13 में से 9 को घटाएंगे, और उसके बाद जोड़ेंगे किसमें? अल्फा। तो अल्फा माइनस 9 का वर्ग, ठीक है, और बीटा माइनस 9 का वर्ग। और इतना करने के बाद आपने इसका ब्रैकेट बंद कर दिया और भाग दे दिया 8 से, है ना? यही होगा। हर एक्स आई में से एक्स बार को घटाना है। 8 को यहां भेजा भाई साहब, तो ये कुल मिला के कितना? 9 गुणा 9.25 गुणा 8 बराबर 6 में से गए 9, माइनस 3 का वर्ग 9, 7 में से गए 2, 7 में से गए 9, 2 माइनस 2 का वर्ग फिर से 4, प्लस 10 में से 9 गए तो 1, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, प्लस 12 में से 9 गए तो 3, ठीक है, 3 का वर्ग फिर से 9, फिर 12 में से 9 गए तो 9, उसके बाद 13 में से 9 गए तो 4, 4 का वर्ग 16, और ये अल्फा माइनस 9 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 9 का वर्ग, ठीक है। तो यहां से तो मिला अल्फा माइनस 9 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 9 का वर्ग, ऐसा कुछ। तो अब इसे सिंपल करते, 9 8 72, 0.25 का 8 में गुणा करते हैं तो 2 आता है। देख लो चाहो तो 0.25 मतलब 1/4, 1/4 का 8 में गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। तो 9 8 72 और 2 74 बराबर, इधर कैलकुलेशन करें, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31 और 1 32, 32 और 16 तो 42 और 6 48। तो यहां से मिलता है 48 प्लस अल्फा माइनस 9 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 9 का वर्ग। तो यार इसको इधर भेजेंगे तो 48, 74 में से 48 जाएंगे तो 26 बचेंगे। तो 26 बराबर एक दूसरी इक्वेशन आई, दूसरा समीकरण आया, 26 माइनस 9 का वर्ग प्लस या 26 माइनस 26 बराबर अल्फा माइनस 9 का वर्ग और बीटा माइनस 9 का वर्ग।
सो डेफिनेटली इन दिस केस हमारे सामने दो इक्वेशन है, एक तो ये है और दूसरी अल्फा प्लस बीटा बराबर 12 है, ये वाली। इन दोनों से हमें अल्फा और बीटा निकालना है, दो फ्रैक्शन ऐसे ही निकलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हमारे सामने इक्वेशन नंबर 1 और समीकरण कौन कौन से, उन दोनों को फिर से लिख लो, है ना। यहां पर उनकी सॉल्व करने में आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से समीकरण है? समीकरण नंबर 1 जो कि आपने लिखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 अल्फा माइनस 9 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 9 का वर्ग बराबर 26, है ना। अल्फा प्लस बीटा 9 है कि 12 है? 12 है, तो 12 लिख लेते हैं अपन, अपने कोई चिंता की बात नहीं है। सो ये हुआ 12। ओके, अच्छा, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 से बीटा का मान 12 माइनस अल्फा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं यहां से बीटा को लिख सकता हूं ना 12 माइनस अल्फा। ये 12 माइनस अल्फा यहां रख दो, ठीक है। इसमें बीटा बराबर 12 माइनस अल्फा रखने पर, मतलब जहां जहां बीटा है वहां उसकी जगह 12 माइनस अल्फा रख दो, तो आपके सामने सवाल कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, अल्फा माइनस 9 का वर्ग प्लस 12 माइनस अल्फा माइनस 9 का वर्ग बराबर 26। और अल्टीमेटली ये तो मिलता है अल्फा माइनस 9 का वर्ग, और ये मिलेगा 3 माइनस अल्फा का वर्ग बराबर 26। अब यहां पर हम a माइनस बी के वर्ग का सूत्र लगा सकते हैं। वो क्या होता है? ऐसा कुछ, a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहां से मिल जाएगा अल्फा का वर्ग माइनस 18 अल्फा प्लस 81 प्लस 9 माइनस 6 दूनी 2 3 दूनी 6 अल्फा प्लस अल्फा का वर्ग बराबर 26। ओके, सो देखो 81 और 9 90 में से अगर 26 जाते हैं तो 64 बचते हैं। तो यहां से आपके सामने अल्फा का वर्ग और अल्फा का वर्ग मिला के 2 अल्फा का वर्ग 8 6 18 6 24, तो 24 अल्फा प्लस 64 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बनता है। अगर आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? अगर 2 से भाग दिया जाए तो अल्फा का वर्ग माइनस 12 अल्फा प्लस 32 बराबर 0। ऐसे ही अब 32 के गुणनखंड करो, कितने आते हैं? उससे 12 बनाना है हमको। बेसिकली यही हमारा टास्क है, गुणनखंड विधियां अप्लाई करनी है। तो 32 के गुणनखंड अगर करते हैं हम लोग तो 32 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, मतलब 2 का 5 बार गुणा। ऐसे ही अब इनकी मदद से अगर 12 बनाना है तो इस 2 गुणा 2 गुणा 2 में ये जोड़ दो, तो 8 प्लस 4 12 भी होता है। सो फाइनली अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं कि ये जो 32 है इसकी जगह पर मैं सीधा सीधा अल्फा का वर्ग माइनस 8 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 32 बराबर 0। अब यहां से आपने अल्फा को बाहर निकाल लिया तो अल्फा माइनस 8 यही बचेगा। यहां से आपने 4 को बाहर निकाल लिया तो अल्फा माइनस 8 बराबर 0। तो अगर मैं यहां से अल्फा माइनस 4 को बाहर निकाल लेता हूं, अल्फा माइनस 8 को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये 2 समीकरण हमारे सामने आते हैं। इसका मतलब है कि या तो अल्फा माइनस 4 0 हो या फिर अल्फा माइनस 8 0 हो। यहां से अल्फा का मान 4 या 8 आ सकता है। तो यदि अल्फा का मान 4 है तो आपके पास पता है बीटा जो है वो 12 बराबर अल्फा है। चूंकि बीटा बराबर 12 माइनस अल्फा है, तो जब अल्फा का मान 4 है तो बीटा कितना? बीटा आ सकता है 12 माइनस 4, या फिर बीटा आ जाएगा 12 माइनस 8। तो 12 माइनस 4 तो 8 के बराबर, या फिर बीटा का मान 12 माइनस 8 4 के बराबर। दैट मीन्स अगर अल्फा 4 है तो बीटा 8, या अल्फा 8 है तो बीटा 4। मतलब अन्य 2 प्रेक्षण जो थे वो 4 और 8 है। इसमें से अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है ये हटा दो।
सो फाइनली आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं कि अन्य दो प्रेक्षण जो हैं, मतलब अल्फा बीटा छोड़ के लिख दो कि अन्य दो प्रेक्षण बारह एवं, या 12 नहीं 4 एवं 8 है। बस इतना सा, इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपका ये प्रश्न समाप्त होता है। आप चाहे तो कैलकुलेशंस को एक बार देख सकते हैं। ये इस तरह का आपका प्रश्न है। यहां से आप इसे जोड़ दीजिए। पहले माध्य निकालिए, माध्य से एक समीकरण, उसके बाद प्रसरण से एक समीकरण, एंड अल्टीमेटली उसके बाद ये वाला पूरा डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमें स्क्रीन को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 लगभग इसके जैसा। 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 है। यदि इनमें से 5 प्रेक्षण 2, 4, 10, 12 और 14 है तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर क्या ज्ञात करना है? सेम पहले वाला सवाल है। यहां पर प्रेक्षण 8 की जगह 7 दिए हैं, माध्य और प्रसरण थोड़ा सा बदला है, बाकी जो प्रेक्षण है वो भी थोड़े से चेंज किए गए, मतलब सवाल वही है। हमें अन्य 2 प्रेक्षण निकालना है। मान लेते हैं फिर से कि अन्य 2 प्रेक्षण अल्फा और बीटा है। माना, क्या माना? अन्य 2 प्रेक्षण अल्फा बीटा है। ठीक है, हमें अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, अब देखो तो आपके पास जो प्रेक्षण की लिस्ट होगी वो क्या हो जाएगी इस केस में? प्रेक्षण की लिस्ट में आपको 2 दिया है, 4 दिया है, उसके बाद 10 है, 12 है और 14 है, और अल्फा बीटा आपने मान लिए हैं। अब इन सभी का माध्य, जिसे x बार से डिनोट किया जाता है, वो दिया हुआ है 8, और उसके बाद प्रसरण, जिसे आप रो के वर्ग से डिनोट कर सकते हैं, वो दिया है 16। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले हल किया था। सबसे पहले माध्य से एक समीकरण निकाला जाएगा। कैसे? जो कि हमें पता है कि किसी भी प्रेक्षण में माध्य, जिसे x बार से लिखा जाता है, वो सारे प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षण होता है। यहां कुल प्रेक्षण अपन ने नहीं लिखे, उन्हें भी लिख देते हैं, जिसे आप n से डिनोट करते हैं। वो 7 दिया हुआ है सवाल में, 7 प्रेक्षणों का माध्य। यहां पर माध्य आपको दिया है 8, कुल प्रेक्षण में 2 है, 4, उसके बाद 10, फिर 12 और फिर 14, और बाकी के 2 जिनको आपने अल्फा और बीटा माना है, डिवाइडेड बाय 7। ऐसा ही है क्या? 2, 4, 10, 12, 14, तो 2, 4, 10, 12, 14 अल्फा बीटा, और कुल मिला के 7 से आपने भाग दिया। माध्य आपके सामने 8 है। ठीक है, तो 8 का 7 में मल्टीप्लाई किया तो 56 बराबर 2, 4, 6, 6 और 10 16, 16 और 14 मिला के 30, 30 और 12 42, तो 42 बराबर या प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो अगर 56 में से 42 जाएगा तो 14, सो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर 14। एक तो आपके सामने ये एक नया समीकरण आया है ना? इसकी मदद से आपको सवाल को हल करना है। क्लियर है ना? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 14, और यहां पर हाँ जी ठीक है। अब प्रसरण निकालेंगे। प्रसरण क्या कहता है कि जितने भी अल्फा या जितने भी अंक हैं, उन सभी में से माध्य को घटा के वर्ग करके n का भाग देना है ना? तो प्रसरण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसरण का सूत्र क्या है? प्रसरण का सूत्र कुछ इस तरह से दिया जाता है। किसी भी प्रश्न में प्रसरण, जो कि रो का वर्ग है, सिग्मा, हर xi में से आप x बार को घटा दीजिए और n से भाग दे दीजिए। अभी प्रसरण कितना दिया है? 16। xi 16 बराबर 2 माइनस माध्य कितना? 8, तो 2 माइनस 8 का वर्ग प्लस 4 माइनस 8 का वर्ग 4 है, फिर 10 है। यहां पर x बार का मतलब माध्य है, जो कि 8 दिया है ना, और उसके बाद 10 माइनस 8 का वर्ग, फिर 12 माइनस 8 का वर्ग,
और लास्ट में 14 माइनस 8 का वर्ग, ये तो हमें दिया गया है। बाकी अल्फा और बीटा भी आपने 2 माने हैं, तो अल्फा माइनस 8 का वर्ग और आखिरी में बीटा माइनस 8 का वर्ग। और इस पूरे को आप भाग देंगे 7 से, क्योंकि आपके सामने कुल प्रेक्षणों की संख्या 7 है। क्लियर है क्या? 16 को यहां भेज दो, ठीक है। तो 7 चौक 42, 6 7 छंग 42, हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11, ठीक है। तो 112, ठीक है। उसके बाद 2 में से गए 8, अगर 2 में से गए 8 तो बचे 6, 6 का वर्ग 36, प्लस 4 में से गए 8 तो बचे 4, 4 का वर्ग 16, 8 10 में से गए 2, 2 2 का वर्ग 4, 12 में से गए 8, 4 का वर्ग फिर 16, प्लस 14 में से गए 8, तो इनका जो मतलब 14 में से 8 गए तो 6, 6 का वर्ग 36, और उसके बाद अल्फा माइनस 8 का वर्ग और बीटा माइनस 8 का वर्ग। तो 36 36 72, ठीक है, या फिर 36 और 16 52 होते हैं, ये भी 52 हो जाएंगे। 52 का डबल 104, 104 और 4 मिला के 108 है ना। एक बार फिर से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 36 और 36, तो 6 36 में छोड़े तो 42, 42 का 10 में जो एडिशन किया तो 52, तो ये भी 52, 54 और 52, हाँ जी 52 और 52 104, 104 में 4 जोड़े तो 108। सो वी कैन से कि 112 बराबर 108 प्लस अल्फा माइनस 8 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 8 का वर्ग। तो यार 112 में से 108 चले गए तो 4 बचे, अल्फा माइनस 8 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 8 का वर्ग। ये आपके सामने दूसरा समीकरण है, और यहीं से आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। किन्हीं भी 2 अननोन को या 2 चर को पता करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। यहां अल्फा और बीटा 2 चर हैं, तो इनको निकालने के लिए आपको 2 समीकरण चाहिए। पहला तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, दूसरा आपने अल्फा और बीटा का वर्ग निकाला, बस। तो क्या हम दोनों समीकरण को पहले लिख दें? बिल्कुल लिख दीजिए। कौन कौन से समीकरण है? तो पहला समीकरण है वो था अल्फा प्लस बीटा बराबर 14। दूसरा जो समीकरण है वो है अल्फा माइनस 8 का वर्ग प्लस बीटा माइनस 8 का वर्ग बराबर 4। अच्छा, क्या चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, क्या मैं लिख सकता हूं कि बीटा बराबर अल्फा माया 14 माइनस अल्फा है? ऐसा लिख सकते हैं। तो बस इसी समीकरण में बीटा बराबर 14 माइनस अल्फा रखने पर यह समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, अल्फा माइनस 8 का वर्ग प्लस 14 माइनस अल्फा माइनस 8, इस पूरे का वर्ग बराबर 4। तो यहां से बनता है अल्फा माइनस 8 का वर्ग और 14 माइनस 8 हुए 6, तो 6 माइनस अल्फा का वर्ग बराबर 4। इतना ठीक है? अगर इतना ठीक है तो अपन एक काम करते हैं, फिर यहां से अपन इसको a माइनस बी के सूत्र से खोलने की कोशिश करेंगे। a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। और अगर ऐसा है तो इन दिस केस आई कैन से कि ये तो मिला है अल्फा का वर्ग माइनस 16 अल्फा प्लस 64 प्लस 36 माइनस 12 अल्फा प्लस अल्फा का वर्ग बराबर 4। वैसे एक बात बताऊं, इस समीकरण को 6 और 8 संतुष्ट कर रहे हैं। जब यहां 6 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 6 माइनस 8 माइनस 2 का वर्ग 4। 8 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 8 माइनस 2 का वर्ग फिर से 4, और 8 और 6 मिला के 14 होते भी हैं। तो आंसर यहां से 8 और 6 आने वाला है। तो मतलब सॉल्व तो करना पड़ेगा, नंबर चाहिए। तो अल्फा और अल्फा को मिला के मिले 2 अल्फा का वर्ग, ठीक है। 16 और 12 मिला के हुए 28 अल्फा, बिल्कुल। 64 36 100, 100 में से गए ये 4 तो 96, तो यहां से मिला 96 बराबर 0। पूरे समीकरण को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं।
इजी है, 2 से यहां डिवाइड किया तो ये मिलता है अल्फा का वर्ग माइनस 14 अल्फा प्लस 48 बराबर 0। और 48 को आप 6 गुणा 8 लिख सकते हैं, 6 गुणा 8 से आप 14 बना सकते हैं। बस मतलब सवाल में सीधा सीधा आंसर दिख रहा है यार, अब चिंता की बात नहीं है। हम यहां पर इसे लिख सकते हैं कि अल्फा का वर्ग माइनस 8 अल्फा माइनस 6 अल्फा प्लस 48 बराबर 0। और यहां से अगर आपने अल्फा को बाहर निकाला तो अल्फा माइनस 8 माइनस 6 अल्फा माइनस 8 बराबर 0। और यहां से अल्फा माइनस 6 और अल्फा माइनस 8 बराबर 0। तो अल्फा का मान 6 या 8, जैसा आपको पता ही है, इसे आप ऐसे एक बार देख सकते हैं कि अल्फा माइनस 6 बराबर 0 होगा या फिर अल्फा माइनस 8 बराबर 0 होगा। यहां से आपके सामने अल्फा के मान मिलेंगे, अल्फा बराबर 6 या 8। अगर अल्फा बराबर 6 या 8 है तो बीटा का मान, चूंकि अपने को पता है अल्फा माइनस 14 या 14 माइनस अल्फा है, तो बीटा जो कि 14 माइनस अल्फा है, तो बीटा के मान भी 2 आएंगे, क्या क्या, 14 माइनस 6 या फिर बीटा बराबर 14 माइनस 8। जब अल्फा का मान 6 होगा तो बीटा 14 माइनस 8, जब 6 होगा बीटा का मान, जब 8 होगा अल्फा का मान 8 होगा तो बीटा बराबर 14 माइनस 8। तो यहां से बीटा बराबर 8 या 6 आ जाएगा। अल्फा 6 तो बीटा 8, अल्फा 8 तो बीटा 6। तो अपन आंसर लिख सकते हैं यहां से कुछ इस तरह से कि अन्य 2 प्रेक्षण छह एवं 8 है। दैट्स इट, चेक कर लीजिए फटाफट। सो आगे बढ़े, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आप इसे एक बार वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा यूजिंग द मीन, एंड आफ्टर दैट कि आप अल्फा और बीटा में एक और रिलेशन निकालें यूजिंग द वेरिएंस, मतलब प्रसरण, और उसके बाद इन 2 इक्वेशन से निकलने वाले सवाल को हल कर लें। चलिए अब नई तरह के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 बैक टू बैक एक जैसे सवाल आपने किए विविध प्रश्नावली में। अभी बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। विविध प्रश्नावली ज्यादा लंबी नहीं है, परंतु हां सवाल अच्छे हैं, और यहां आपको ज्यादा टेबल वाले सवाल नहीं है, मतलब टेबल वाला तो एक भी नहीं। हालांकि प्रश्न नंबर 3, 6 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन दिया है, प्रसरण नहीं, क्रमशः 8 तथा 4 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट ये पहले, मतलब इस सवाल को समझने के लिए आपको ये बोला है कि 6 प्रेक्षण है, आपको नहीं पता कौन कौन से हैं। उन 6 प्रेक्षण का माध्य 8 है और मानक विचलन 4 है। अब जैसे मान लीजिए 6 प्रेक्षण थे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे मान लेते, 1 2 3 4 5 6 थे। अब हर प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया, मतलब 1 बन गया 3, 2 बन गया 6, 3 बन गया 9। सारे प्रेक्षण को 3 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, माध्य चेंज होगा। तो अपन ने इसका एक फॉर्मूला भी देखा था कि यदि हम प्रेक्षण को अल्फा से गुणा करते हैं तो माध्य अल्फा से गुणा हो जाता है। मतलब अगर आपने यहां पर 3 से गुणा कर दिया सारे प्रेक्षण को तो माध्य में भी 3 से गुणा हो जाएगा, मतलब माध्य 24 हो जाएगा। यह आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। प्रसरण के बारे में यह बोला था कि यदि प्रसरण होता है, मैं मतलब सवाल को हल करते हैं, लेकिन इसे अपन उंगलियों पे हल कैसे करते हैं मैं ये बता रहा हूं। यदि प्रसरण होता है तो प्रसरण में अगर आपको दिया जाए यहां पर कि मान लीजिए प्रसरण नहीं मानक विचलन दिया है जो कि 4 है। अब मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है तो वो कितना होगा? वो होगा 16, है ना। मानक प्रसरण कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग जो कि 16 हो जाएगा। अब प्रसरण में क्या होता है, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशंस में प्रेक्षण में n या किसी संख्या a का गुणा करते हैं तो प्रसरण में a के वर्ग का गुणा हो जाता है, जो अगले सवाल में आपको सिद्ध भी करना है। तो बात ऐसी है कि प्रसरण में 9 का गुणा हो जाएगा 3 के वर्ग का, तो मानक विचलन में 3 का गुणा हो जाएगा, मतलब नया मानक विचलन 4 3 12 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट इस सवाल का जो आंसर होगा, इसमें 3 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, माध्य 24 और मानक विचलन जो है वो 12 हो जाना चाहिए। लेकिन हम इसे सिद्ध करेंगे, मतलब निकाल के देंगे आंसर कि इतना आएगा।
24/12 आप लोग याद रखना, यही फाइनल आंसर है। हमने बिना पेन उठाए आंसर कर दिया है। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से लिखा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। 6 प्रेक्षण दिए, तो अपन ने कहा कि मान लीजिए यार, माना जो प्रेक्षण है वो ऐसे कुछ है। कौन कौन से? x1, x2, x3, x4, x5 तथा x6, ये 6 प्रेक्षण है ना। अब इन प्रेक्षण में आपको यह बोला है कि माध्य 8 है। अब माध्य होता क्या है? तो चूंकि आपको दिया है माध्य, अभी देख लेते हैं दिया क्या है ना, 1 बाय 1 क्या क्या दिया है। दिया है कि जो प्रेक्षण है उन सभी का माध्य, माध्य मतलब x बार, वो होता है 8 के बराबर। और मानक विचलन, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। मानक विचलन जिसे आप रो लिखते हैं वो 4 के बराबर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन यहां लिख लेते हैं, है ना। चूंकि मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। किसका? प्रसरण का। अब प्रसरण पता नहीं, प्रसरण निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले लगाने के लिए वर्गमूल वाली चीज अपन देखते नहीं है। मानक विचलन 4 के बराबर है, तो 4 प्रसरण का वर्गमूल आ जाना चाहिए। हाँ, तो प्रसरण कितना? 4 का वर्ग आ जाना चाहिए। तो यहां से प्रसरण जो आपने निकाला वो 4 का वर्ग मतलब 16 है। सो फाइनली यहां से अगर आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो इट शुड बी 16। ठीक है क्या? माध्य 8 और प्रसरण 16। इस प्रश्न में आपको नया माध्य और नया प्रसरण निकालना है। वो कब निकालना है? जब सारे आंकड़ों को 3 से गुणा कर दिया जाए। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात बताइए, माध्य होता क्या है? क्योंकि माध्य पहले जो दिया है उसके बारे में बात करते हैं। माध्य क्या होता है सर? वो होता है सारे x का जोड़, सारे xi का जोड़ बटा भाग में n। n का मान 6 प्रेक्षण दिए हैं, तो n मतलब कुल प्रेक्षण कितने हैं? कुल प्रेक्षण जो कि n के बराबर होते हैं वो 6 दिए गए हैं। तो अगर ऐसा है तो यहां से आप माध्य लिख सकते हैं। माध्य दिया गया है 8 के बराबर, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे लेकर x4 x5 और आखिरी में x6 डिवाइडेड बाय n, n जो कि 6 है। इतना क्लियर है क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 x5 x6 n जो कि 6 है, माध्य दिया है 8। तो यहां से एक पहला समीकरण हमारे सामने यह मिलता है कि x1 को यदि x2 में जोड़ा जाए और x3 में जोड़ा जाए, x4 x5 और x6, 6 8 48, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमें यहां पर मिलती है। चलिए दूसरा प्रसरण के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसरण क्या होता है एवं प्रसरण के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रसरण कितना होता है? प्रसरण जिसे आप रो के वर्ग से डिनोट करते हैं वो लिखा जाता है सिग्मा। हर xi में से आप x बार को घटा के वर्ग करके n से भाग दे दीजिए। प्रसरण 16 के बराबर, हां, तो यहां से आपको मिलेगा कुछ ऐसा, 16 बराबर हर xi मतलब सिग्मा xi माइनस x बार का वर्ग। x बार चूंकि माध्य आपको दिया गया है 8 के बराबर। कितना? 8 के बराबर। तो इसे 8 भी लिख दो, भाग दे दो n से जो कि 6 है। इसका वर्ग भी करना है। इतना क्लियर है क्या? माध्य की जगह आपने 8 रखा, n की जगह 6 रखा। सोल छंग छन्नू। तो यहां से आपको एक नया समीकरण मिलता है कि हर xi में से यदि आप 8 को घटा के वर्ग करेंगे तो वो 96 होगा। मोर जनरल वे में इसे ऐसा लिख सकते हैं कि i बराबर 1 से लेके 6 तक है। यह दूसरा समीकरण है जिसकी आवश्यकता आपको यहां पर पड़ेगी प्रश्न को हल करने में। क्लियर है क्या? चलो यार
आगे बढ़ते हैं फिर, अगर ये सवाल हल हो चुका है तो, मतलब सवाल तो हल नहीं हुआ, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो इन दोनों की मदद पड़ेगी नया माध्य और नया प्रसरण निकालने में। ओके, फिर मानक विचलन निकाल सकते हैं जब नया माध्य और नया प्रसरण निकल जाएगा। अब देखिए, माना प्रश्नानुसार अपन बात करते हैं, क्या क्या दिया गया है। प्रश्नानुसार ये बोला है कि जो भी जितने भी आंकड़े हैं उन सभी को आपने गुणा कर दिया है 3 से। तो जितने भी आंकड़े हैं या जितने भी प्रेक्षण है वो कितने हो जाएंगे, जो x1 है वो 3x1 हो जाएगा। क्या x1 तो 3x1 के बराबर, उसी तरह x2 भी 3x2 के बराबर, तो यहां से 3x2, उसी तरह 3x3, 3x4, फिर 3x5 और 3x6। अब अगर इन सभी का माध्य निकालना है तो अपन लिख लेते हैं नया माध्य। नया माध्य, ये नया माध्य क्यों, क्योंकि आपने प्रेक्षणों को बदला है, इसे अपन x बार का डैश कह देते हैं। यह कैसे निकलेगा, सारे प्रेक्षणों का माध्य या सारे प्रेक्षणों का जोड़ बटा आपने n से भाग दिया। xi मतलब इन प्रेक्षणों को अपन xi कह रहे हैं। ओके, सो क्या मैं लिख सकता हूं नया माध्य जो कि x बार का डैश है, यहां n का मान अभी भी 6 है, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 3x4 3x5 और आखिरी में 3x6। भाग दे दीजिए आप किससे, n से। n का मतलब 6 है ना, सवाल में दिया है n का मान 6 के बराबर। प्रेक्षणों की संख्या नहीं बदली, प्रेक्षणों को बदला है। अब आप पूरे समीकरण में से जो 3 आपको बाहर दिख रहा है उसको निकाल लो। x डैश बराबर 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और x6 डिवाइडेड बाय 6। अब यार x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये वाला योग तो आपने इस पेज पे निकाला था ना, कितना आ रहा था, ये तो 48 के बराबर है, तो इसे तो अपन 48 लिख सकते हैं। तो यहां से x बार का जो डैश है वो आ जाएगा 48 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, और अपन ने यहां पर इसके लिए समीकरण 1 का प्रयोग किया है। ठीक है, क्लियर, बिना किसी समस्या के सवाल समाप्त। 6 8 48 8 3 24। तो x बार का जो डैश है वो 24 है। यह है नया माध्य जो कि आपको चाहिए था। ठीक है, ये आपके एक आंसर का पार्ट है जिसे आप लिख सकते हैं ये नया माध्य है, पर अभी भी दूसरा पार्ट बचा है, नया मानक विचलन कितना होगा वो निकालना है। ठीक, तो ये आंसर का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब आंसर अभी एक टुकड़ा आया है, माध्य निकालना था नया सवाल में जो कि आपको दिया है, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू मीन, नया माध्य। अब मानक विचलन कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, देखो यार, क्योंकि नया मानक विचलन क्या होगा, नया मानक विचलन, नया प्रसरण निकालते हैं पहले। नया प्रसरण, नया प्रसरण कैसे निकलेगा, तो नए प्रसरण के लिए जो डेटा है उनमें आपने 3 का गुणा किया है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो डेटा आएगा वो कुछ ऐसा आना चाहिए, i बराबर 1 से लेकर 6, 3xi माइनस x बार डैश पूरे का वर्ग भाग दे दीजिए n से, क्योंकि xi की जगह आपने 3xi किया है, या फिर इस 3xi की जगह पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दो xi डैश। xi डैश मतलब जो नई वाली इंट्रीज है। अब नई वाली इंट्रीज का जो प्रसरण निकालोगे उसे अपन कह सकते हैं रो का जो वर्ग है उसका डैश है, मतलब रो वर्ग और रो डैश, रो वर्ग पुराने वाला प्रसरण है, रो डैश नया वाला प्रसरण है। तो यहां से ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 6, ये 3xi माइनस 24 पूरे का वर्ग भाग दे दीजिए आप 6 से। यही था ना, टोटल प्रेक्षण 6 थे, बिल्कुल 6 थे। उसके बाद आप यहां से, चूंकि आपको एक छोटी सी बात पता है, बात यह है कि इस केस में आप यहां से 3 को बाहर निकाल सकते हैं वर्ग से। अगर आप 3 को बाहर निकालेंगे तो सवाल में कुछ ऐसी आपको चीजें दिखेगी, i बराबर 1 से लेकर 6, 3xi माइनस 8 का वर्ग
भाग दे दीजिए 6 से। और यदि सिग्मा में कोई अचर संख्या होती है उसे अपन बाहर लिख सकते हैं। सो फाइनली अच्छा 3 बाहर निकालोगे तो यहां से तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग बाहर निकलेगा। यहां से 3 निकाला तो 3 का वर्ग होके बाहर निकलेगा। तो अपन ने 9 को बाहर निकाल दिया, सिग्मा या रो का वर्ग डैश 9 बाहर, यहां पर 6 उसका स्वागत करने के लिए बैठा, आई बराबर 1 से लेकर 6, एक्स आई माइनस 8 का वर्ग। और आई बराबर 1 से लेकर 6, एक्स आई माइनस 8 का वर्ग, यह अपन ने पुराने वाले कैलकुलेशन में किया है 92 के बराबर है। सो कहना इसे कि यहां पर जो नया प्रसरण है या फिर रो वर्ग का डैश बराबर 9 गुणा 6 या 9/6 साथ में 92। 16 से फिर से मतलब 6 से 92 कटेगा तो 16 मिलेगा। रो का वर्ग डैश बराबर 9 गुणा 16 विच इज 144। कितना? 144। सो नया प्रसरण कितना? नया प्रसरण रो का वर्ग डैश बराबर 144 और नया मानक विचलन, क्योंकि हमें तो यही निकालना था वैसे, नया मानक विचलन। तो नया मानक विचलन जिसे आप रो डैश कह सकते हो, वो नए प्रसरण का वर्गमूल हो जाता है। तो यह आ जाएगा 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल मतलब 12। दैट इज योर सेकंड आंसर। मैंने कहा था ना 24 और 12 आंसर है, माध्य 24 नया प्रसरण 12। अब इस कॉन्सेप्ट को चाहो तो टेबल बना के लिख भी सकते हो, है ना। टेबल बना के क्या लिख सकते हो कि अपन लिख लेते हैं कि माध्य, मान लीजिए आपको किसी भी सवाल में माध्य, ठीक है, या माध्य के बाद मानक विचलन, और प्रसरण के बारे में बातें कर लेते हैं। कब? यदि यहां पर कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण को, ये IIT JEE के सवाल भी हो जाते हैं ना इससे, यहां से हुए IIT JEE में, यहां से सवाल भी हुए, है ना। प्रत्येक प्रेक्षण को अल्फा से गुणा किया जाए, तब क्या होगा? तो ये अपन पुराना माध्य मान लेते हैं और ये नया मान लेते हैं। मतलब यहां पुराना लिख देता हूं, यहां नया लिख देता हूं कि अगर आपने प्रत्येक प्रेक्षण को, मतलब जब गुणा नहीं किया था तो ये एक्स बार का डैश था, ये रो था, ये रो का वर्ग था, सिंबल तो यही है। अगर आपने अल्फा से गुणा कर दिया सारे प्रेक्षण को, तो माध्य में आपको अल्फा का गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहां पर सारे प्रेक्षण में 3 का गुणा किया था, तो माध्य में 3 का गुणा कर दिया, 24 हो गया। अल्फा में 3 का यहां पर करोगे तो यहां पर भी 3 का गुणा कर देते, तो मानक विचलन भी आपको वही मिल जाता जो 3 से गुणा किया करने पर आया। जैसे कि सवाल में मानक विचलन हमारे सामने 4 था, 3 से गुणा किया प्रत्येक प्रेक्षण को तो 12 हो गया, तो 4 3 12 वैसे भी आंसर लिखा जा सकता है। प्रसरण के बारे में बात करोगे तो यहां अल्फा का वर्ग गुणा हो जाएगा रो के वर्ग से। दैट इज द केस। क्लियर है? तो ये आपको अभी अगले वाले सवाल में सिद्ध भी करना है, वैसे प्रश्न नंबर 4 में। आप इसे नोट कर सकते हैं और अपन आगे भी बढ़ सकते हैं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। क्लियर है? चलिए यार फटाफट आगे बढ़ते हैं फिर और अगले सवाल की तरफ बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 यही से, यदि n प्रेक्षण हो x1 x2 x3 xn का माध्य x बार तथा प्रसरण रो का वर्ग है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रेक्षण ax1 ax2 ax3 axn का माध्य और प्रसरण क्रमशः ax बार तथा a का वर्ग रो का वर्ग है, जहां a 0 के बराबर नहीं है। फटाफट इस सवाल को हल करके बताओ। तो सवाल वही है ना जो अपन ने अभी किया है, यहां 3 की जगह a दिया हुआ है और कुछ नहीं। पहले सवाल में 3 दिया हुआ था कि आप 3 से गुणा कीजिए तो माध्य 3 से गुणा हो जाएगा। यहां पर a से गुणा किया गया है प्रत्येक प्रेक्षण को, तो माध्य a से गुणा हो जाना चाहिए। तो अपन यहां पर हल करने की कोशिश करते हैं, हल तो हो जाएगा वैसे, ठीक है। आपको दिया क्या है? दिया यह कि प्रेक्षण आपके सामने लिखे हुए। सबसे पहले प्रेक्षण क्या है? प्रेक्षण है x1 ऐसे लेकर x2 यहां से लेकर xn तक। तो कुल प्रेक्षण की संख्या n हो जानी चाहिए क्योंकि 1 से लेकर n तक है।
तो कुल प्रेक्षण n हो जाएंगे। ये बात भी हमारे सामने क्लियर है, जिसे आप n कहते हो। मान लेते हैं n प्रेक्षण है, ठीक है। अब उसके बाद आपको इन प्रेक्षणों का माध्य दिया है, जिसे आप x बार कह देते हैं, है ना। माध्य कितना है, x बार है, वो दिया हुआ है सवाल में कि x बार है। और प्रसरण दिया है रो का वर्ग। प्रसरण कितना, रो का वर्ग। ये चीजें मतलब ना तो यहां a है, ना b है, ना c है। अच्छा ठीक है, अपन दो छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 के माध्य का सूत्र ऐसा होता है, हर डेटा को जोड़ दिया जाए xi को और भाग दे दो n से। जब ये सिग्मा का चिन्ह लगाते हो ना, तो ये अगर ये वाली कंडीशन है i बराबर 1 से लेकर n, तब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने ये पहले भी आपको स्पेसिफाई कर दिया था। अगर ऐसा कहीं है कि सिग्मा i बराबर मान लीजिए 11 से लेकर n, तब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते। तब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि i का मान 1 की बजाय 11 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये कि सारों का जोड़ कर दो। इसका मतलब है कि 1 से 10 वाले का जोड़ मत करो, 11 से जोड़ो। तो ये इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको तो लिख सकते हैं। तो अपन ने इसको इसका मतलब यही कि सारे 1 से लेकर n तक के जितने भी x1 है, x2 है, उन सभी का जोड़ करना है। ओके, और साथ ही साथ एवं, इसे समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। एवं प्रसरण का सूत्र क्या हो सकता है? प्रसरण का सूत्र ये होता है सर कि जितना भी डेटा है, जितना भी आपके सामने xi है, उसमें से आप माध्य को घटाकर उसको n से भाग देंगे। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब नए डेटा पर बनते हैं, नए डेटा पर बात करते हैं। मान लेते हैं प्रत्येक डेटा को a से गुणा किया गया है। तो प्रश्नानुसार अब जो नए प्रेक्षण हो जाएंगे, नए जो प्रेक्षण हैं उनको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। नए प्रेक्षण को कैसे लिख सकते हैं? नए प्रेक्षण को लिखा जा सकता है, नए प्रेक्षण जो होंगे वो होंगे ax1 साथ में ax2 ऐसे लेकर axn। अब नए प्रेक्षण का माध्य कैसे निकाला जाए? तो नए प्रेक्षण का माध्य निकाला जाएगा बड़े सिंपल तरीके से। अच्छा, अभी भी यहां पर नए प्रेक्षणों में भी कुल प्रेक्षण की संख्या n ही है। भले ही प्रेक्षण नए इतने हो चुके हो, कुल प्रेक्षण अभी भी n ही है, क्योंकि आपने प्रेक्षणों की संख्या नहीं बदली है। उनको ट्रिपल डबल ऐसा कुछ किया होगा। a का मतलब डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या a का मतलब 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है। तो नया जो माध्य है, जिसे आप x डैश का या ऐसा कुछ कह सकते हैं, है ना, x बार का डैश, ये नया माध्य को डिनोट कर दिया अपन ने ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, ax1 प्लस ax2 ऐसे ही कुछ प्लस ax3 ऐसे लेकर axn तक और डिवाइड बाय n, है ना। अब आप यहां से सब दूर से a को बाहर निकाल दीजिए। तो अगर आपने a को बाहर निकाला तो ये तो मिलेगा ax1 प्लस x2 ऐसे लेकर xn डिवाइड बाय n। और इसका मतलब क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 xn। इसका मतलब तो यही है ना कि सारे xi का आपने जोड़ कर दिया और n से भाग दे दिया, और सारे xi का जोड़ करके यदि n से भाग दिया तो वो तो x बार के बराबर है। सो फाइनली जो नया माध्य है वो a गुणा x बार है। हमने ये सिद्ध कर दिया। ये x बार जो है वो नया माध्य है, मतलब x बार का जो डैश है वो नया माध्य है। क्लियर है, सिद्ध हो चुका। अब इनके प्रसरण के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। प्रसरण भी जैसा पहले किया था वैसे ही। तो अगर प्रसरण के बारे में बात किया जाए, प्रसरण का सूत्र लिखा जाए, तो प्रसरण कैसा? प्रसरण नया वाला जो है, जो नया प्रसरण है ना, पुराना वाला नहीं, नया वाला प्रसरण। जिसे आप रो के वर्ग का डैश कह सकते हैं। जितना भी पुराना वाला नया वाला एक्स आई डैश है, उसमें से एक्स बार का डैश घटाकर वर्ग करने पर n से भाग देना है।
एक्स आई डैश का मतलब है हर एक्स आई को आपने ए से गुणा कर दिया। तो यहां ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि ये तो ए एक्स आई का डैश है माइनस ये ए एक्स बार है, क्योंकि नया वाला जो माध्य है वो पुराने वाले माध्य का ए गुना है, अपन ने अभी अभी सिद्ध किया है। आप सब दूर से यहां से ए बाहर निकालेंगे तो यहां से अगर आपने ए को बाहर निकाला तो ये ए का वर्ग बन के बाहर आएगा। क्लियर है? अब ये ए एक अचर संख्या है, प्रश्न में क्लियर चीज है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए जहां पर ए जो है वो शून्य के बराबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है, तो आपने इससे बाहर निकाल लिया। सिग्मा के बाहर ए को आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये तो ऐसा बन जाएगा ए का वर्ग सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन पूरे का वर्ग। और ये चीज तो प्रसरण पुराने वाले के बराबर थी, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि ये ए का वर्ग और रो के वर्ग के बराबर है, और ये नया वाला प्रसरण है। तो बस ये भी हमारे सामने सिद्ध हो गया कि नया माध्य और प्रसरण ए एक्स बार और ए का वर्ग रो का वर्ग है, दैट इज योर आंसर। ठीक, तो अपन लिख सकते हैं यहां पर चाहे तो आंसर में, अतः नया माध्य बराबर ए एक्स बार एवं नया प्रसरण बराबर ए का वर्ग एक्स बार का, या एक्स बार का नहीं, रो का वर्ग है। यही आपका उत्तर है, इसके आगे कुछ भी नहीं। डन। सो दैट इज योर आंसर, इसके आगे कुछ नहीं करना, यही फाइनल आंसर है। और आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के। उम्मीद है आपको यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 5, 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 तथा 2 है। 20 प्रेक्षण थे, उनका माध्य 10 और 2 था। जांच करने पर पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है, मतलब एक कोई प्रेक्षण था जिसका मान 8 था, वो गलत है। मतलब 8 की जगह 16 होता, 9 होता, 7 होता, 7.5 होता, कुछ भी होता, पर वो 8 जो है वो नहीं होना चाहिए था। निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा सही मानक विचलन ज्ञात कीजिए। आपको मानक विचलन और माध्य दिया गया है प्रश्न में। यदि गलत प्रेक्षण को हटा दिया जाए या उसे 12 से बदल दिया जाए, 2 कंडीशन है। जैसे मान लीजिए प्रश्न को समझिए, 1 से लेकर 20 तक के आपने नंबर लिखे और उन सभी का माध्य आपको 10 और मानक विचलन 2 दिया है। आपको पता चलता है कि ये 8 जो अपन ने लिखा है वो गड़बड़ है। 8वां प्रेक्षण नहीं, 8 हो सकता है वो 8 पहले नंबर पे लिखा हो या आखिरी नंबर पे लिखा हो, वो गलत है। तो पहले केस में वो 8 को निकाल के बाहर फेंक दो। तो 20 में से अब कितने नंबर बचे? 19 बचे। तो उन 19 का माध्य आपको निकालना है पहले वाले केस में, तथा मानक विचलन भी निकालना है। दूसरे वाले केस में बोले नहीं वो 8 को हटाए तो उसकी जगह अपन 12 रख देते, क्योंकि वो सही था। 8 गलत था, 8 की जगह 12 था, तो 12 रख दिया जाए। तो सेकंड केस में मानक विचलन और माध्य निकालना है। सो इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न तो यह कि आपने एक डेटा को निकाल दिया, तब माध्य तथा मानक विचलन क्या होगा। दूसरे में उसे किसी नए नंबर से रिप्लेस कर दिया, तब माध्य तथा मानक विचलन क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की काफी आवश्यकता है। 20 प्रेक्षण है और उनका माध्य तथा मानक विचलन दिया है, तो अपन 1 बाय 1 सारी चीजों को हल कर रहे हैं। माना क्या माना कि प्रेक्षण कौन कौन से, पहले ये नोट कर लिया जाए। प्रेक्षण है x1, x2, x3 ऐसे लेकर x19 वाला एक प्रेक्षण होगा। 20 प्रेक्षण बोले ना, 20वें को मैं सीधा 8 लिख देता हूं। हो गए टोटल 20 प्रेक्षण। अरे 20 तो हो गए ना। 20 कैसे हो गए कि 1 से लेकर 20 तक आपको लिखने थे, आपने 20वें को 8 मान लिया। तो 1 से लेकर 19 वो तो सभी सही है। प्रश्न में ये तो नहीं बोला ना कि बाकी भी सारे गलत है, 8वां वाला गलत है, तो उसको अपन ने ऐसा मान लिया। कुल प्रेक्षण अभी भी 20 है, इसमें चिंता की बात नहीं है। तो कुल प्रेक्षण कितने? 20।
कितने भाई साहब, 20 के बराबर, जिसे आप n कह सकते हो। अब यदि इनका माध्य निकाला जाए, क्या क्या दिया है सर, आपको यह दिया है यहां पर कि इन सभी का माध्य जो है, इन सभी का माध्य जिसे आप x बार लिख सकते हो, दैट शुड बी इक्वल टू 10, यही क्या, हाँ। और मानक विचलन, जिसे आप रो लिख सकते हो, वो 2 दिया है। अब चूंकि आपको पता है, एक बात यहां पर नोट कर लीजिए कि मानक विचलन जो है, मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल होता है। प्रसरण का मतलब होता है रो का वर्ग, है ना। तो 2 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है, तो प्रसरण को मैं मानक विचलन का वर्ग लिख सकता हूं, मतलब रो का जो वर्ग है वो 2 का वर्ग है, मतलब 4 है। तो इस डेटा का मतलब मानक विचलन में ये वर्गमूल वाला कैलकुलेशन है, इसको अपन हटा देते हैं। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो माध्य और प्रसरण से करेंगे। इस डेटा का माध्य कितना है ये बताइए फटाफट फटाफट। अपन लगाने जा रहे हैं माध्य का सूत्र। किसका, माध्य का। इस डेटा का माध्य कितना है, तो माध्य होता है जितना भी एक्स आई है उन सभी को आप n से भाग दे दीजिए जोड़ने के बाद। एक्स आई कहां से लेकर 1 से 20 तक, है ना। तो माध्य का मान तो 10 है, यहां पर लिखा जा सकता है 1 से लेकर 20 तक। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 20 तक। और एक्स आई को अपन लिख देते हैं ऐसा, और यहां पर डिवाइड बाय 20 को यहां मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 200। दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम आई इज इक्वल टू 20, और ये मिल जाएगा एक्स आई। एक बहुत ही काम का रिलेशन आपके सामने यहां पर है ना। रिलेशन नंबर 1। सेकेंड, प्रसरण क्या होता है, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस कितना होता है, तो अगर मैं प्रसरण के बारे में बात करना चाहूं, जिसे आप रो का वर्ग लिखते हैं, तो उसके सूत्र में 1/n के आगे आपको इस चीज का गुणा करना होता है। वो n से भाग देने का मतलब है सीधा सीधा मैंने यहां पर n से गुणा कर दिया। हर एक्स आई में से आप x बार को घटाकर वर्ग करेंगे, यही होगा। तो ये तो दिया है 4 के बराबर अपन ने निकाला, ये 1/20 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 20। एक्स आई पता नहीं क्या होगा, x बार जो कि माध्य है वो 10 के बराबर है, तो 10 का वर्ग, है ना। ये एक डेटा था। तो यहां से एक दूसरा रिलेशन आपके सामने मिल जाता है कि 20 को अगर 4 में गुणा करोगे तो 80 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 20 एक्स आई माइनस 10 का वर्ग। ये आपके सामने दूसरी इक्वेशन मिली है, पहली तो वो है, दूसरी वो है, और कुछ इस तरह से आपके सामने 2 रिलेशंस आ जाते हैं। अब आपको यह बोला कि जो 20वां डेटा था पहला केस में, यहां पर बहुत सारे सवाल है ना। पहले तो देखो, पहले तो आपको 8 को हटाना है, 8 को हटा के माध्य और मानक विचलन निकालना। तो एक कैलकुलेशन तो वो है, एक प्रश्न तो वो है जहां माध्य निकालेंगे, मानक विचलन निकालेंगे। दूसरा कैलकुलेशन ये जहां पर 12 को आप 8 से रिप्लेस करोगे। सो सेकेंड केस अपन कर रहे हैं हल। केस नंबर 1, जब 8 को हटा दिया जाए, जब 8 हटा दिया जाए, मतलब 8 अब प्रसरण में या डेटा में नहीं है। अगर 8 डेटा में नहीं है तो आपके सामने जो प्रेक्षण होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, x1, x2 ऐसे लेकर x19। x19 क्यों? क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 में से आपके पास 20 डेटा में से आपने 8वां हटा दिया है, मतलब 8 डेटा हटा दिया, 8वां नहीं, 8 डेटा जो था वो हटा दिया है। तो अगर 8 हटा दिया गया तो यहां से आपके सामने जो प्रश्न है उसमें बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डेटा जो कि आपको यहां पर देखने हैं, बच गए टोटल 19।
तो कुल डेटा कितने, मतलब कुल प्रेक्षण कितने हैं, कुल प्रेक्षण ये हो गए 19 के बराबर, है ना। यहां n की वैल्यू बदलकर 19 हो चुकी है। तो अगर आप नया माध्य निकालने की कोशिश करते हैं, नया माध्य जिसे आप x बार के डैश के बराबर बोल सकते हैं या x डैश 1 कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, तो x डैश 1 का सूत्र कितना होगा, x डैश 1 बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 xi डिवाइडेड बाय 19 n, है ना। सारे सिग्मा को जोड़ दो। अब इसके बारे में तो आइडिया है नहीं, ये कितना होगा इसके बारे में बात जरूर करेंगे। 1 से लेकर 19 डिवाइडेड बाय 19, तो अगर ये पता चल जाए, उसको 19 से भाग देके आप नया वाला माध्य निकाल सकते हो। क्या क्लियर है? अगर ये चीज पता चल जाए तो कि ये कितना है। अब अपन लेकर आते हैं समीकरण 1 को। ये है तीसरा समीकरण, है ना। समीकरण 1 क्या कहता है कि जितना भी xi है 1 से लेकर 20 उसका योग 200 है। तो जितना भी xi है 1 से लेकर 20 सिग्मा i बराबर 1 to 20 xi दैट शुड बी इक्वल टू 200। अब इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 1 से लेकर 20 तक की चीजों का योग करना था, हमने 1 से 19 का योग किया और 20 वाली को अलग लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं 1 से लेकर 19 तक की चीजों का योग करूं और उसमें 20वां जो संख्या है जो कि 8 के बराबर है उसको अपन ने अलग से लिख दिया। ऐसा किया जा सकता है। तो यहां से आपके सामने सिग्मा xi i बराबर 1 से लेकर 19 200 माइनस 8 मतलब 192 हो चुका है। कितना? 1। और यही आपको चाहिए था, तो इसे आप चौथा चीज बोल सकते हो, ठीक है। तो 3 जो कि यहां लिखा है, 4 जो कि वहां लिखा है। 4 का कोई मतलब नहीं है, 3 को 4 की सख्त आवश्यकता है, तो अपन ने 4 में जो मान मिला वो 3 में रख दिया। तो x बार 1, 1 से लेके 19 का मान 192, सो 192 डिवाइड बाय 19 ये है नया वाला माध्य। कितना? नया वाला। और यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 192 को 19 से घटा थोड़ी सकते हो। That's it। तो अब इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या पता है किसमें है? समस्या यहां पर प्रसरण निकालने में है या मानक विचलन निकालने में है। उसमें थोड़े पंगे होंगे। प्रसरण, और ये सिर्फ ये समझो कि 5वें पार्ट में जो ये पार्ट बोला था ना, ठीक है, इसका सिर्फ माध्य निकला है, अभी इसका मानक विचलन भी निकालना है। और मानक विचलन निकालने के लिए प्रसरण की आवश्यकता, मतलब इस वाले डेटा का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर है क्या? डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं प्रसरण की, ठीक है। अपन निकालने जा रहे हैं केस नंबर 1 का नया प्रसरण। अभी अपन ने सिर्फ नया माध्य निकाला है। जिसे आप रो का वर्ग 1 बोल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? तो ये कुछ ऐसे निकलेगा, जो नया वाला माध्य है, मतलब जो नया वाला डेटा है वो 1 से लेकर 19 तक ही है। उन सभी xi में से आप नया वाला जो डेटा है उसका वर्ग घटाएंगे। आप क्या घटाएंगे? आप यहां पर सीधी बात यह कि आप यहां पर 10 की जगह, मतलब नया जो माध्य है वो घटाना पड़ेगा, और भाग दे देंगे आप यहां पर n से। n का मान अभी भी 19 है। तो नया वाला जो प्रसरण आना चाहिए वो आना चाहिए कुछ ऐसा, रो का वर्ग 1 बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस x बार 1 डिवाइड बाय 19। ये 19 को यहां गुणा कर दूं तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, रो का वर्ग 1 इंटू 19 बराबर यहां से i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस x1 का बार। और ये जो अपन ने यहां एक समीकरण निकाला था, कौन सा? पहले वाला, दूसरा वाला,
ये 80 था। दूसरे समीकरण को याद किया जाए। अपन अब दूसरे समीकरण को याद करेंगे कि समीकरण नंबर 2 क्या था। इसे अपन समीकरण नंबर 5 बोल सकते हैं, क्योंकि 4 तक तो अपन लिख ही चुके हैं। समीकरण 2 क्या था? 2 ये था कि 80 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 19, यहां पर एक्स आई माइनस 10 का वर्ग, या 19 नहीं 20, कितना 20। तो एक छोटी सी बात यहां ध्यान से देखो, अगर यहां पर ये जो मान है वो 20 आता है तो 1 से लेकर 19 लिख दो, और 20वां तो 8 है ना, तो एक्स आई की जगह अपन 8 लिख सकते हैं 20वें पद में। मतलब इसी को मॉडिफाई करके ऐसा लिखा जा सकता है कि 80 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 19, कहां से कहां तक? 1 से लेकर 19। आपको 1 से लेकर 19 के आगे नहीं जाना है। सिग्मा या 80 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 to 19 एक्स आई माइनस 10 का वर्ग और 8 माइनस 10 का वर्ग। इज इट क्लियर और नॉट? मैं इसी को ना, मैंने जैसे 1 से लेकर 20 तक लिखा है, तो 1 से लेकर 19 लिखा और 20वां 8 था तो उसकी जगह 8 लिख दिया। ये 8 माइनस 10 माइनस 2, तो क्या यहां से मिलेगा? 80 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 19, यहां से मिलना चाहिए एक्स आई माइनस 10 का वर्ग प्लस 4, यहां से मिल जाएगा 76। कितना? यहां से आपको मिलता है 76 बराबर सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 19, और यहां से मिला एक्स आई माइनस 10 का वर्ग, जो कि छठा समीकरण है। आपको पांचवें और छठे की मदद से नया वाला प्रसरण निकालना है। नया वाला प्रसरण कैसे निकलेगा? पांचवें और छठे की मदद से। अब देखो, अगर आप छठे में से पांचवा या पांचवें में से छठा घटा देते हैं तो आपको सिग्मा पर बहुत अच्छा सा खेल मिलेगा। मैं आपको बता दूं, जो यहां एक्स आई है वो यहां पर भी एक्स आई है, डेटा को परिवर्तन नहीं किया है। बाकी के जो 19 डेटा है दोनों सवालों में वो जो के त्यों है, मतलब जैसा पहले थे वैसा ही है। यहां 8 को बाहर निकाल दिया पहले केस में, दूसरे में 12 को अंदर लेकर आए हैं, तो बाकी के 19 तो अपरिवर्तित है। इसीलिए ये अगर यहां 5 है पहला डेटा तो यहां पर भी 5 रहेगा, यहां अगर 7वां डेटा 50 है तो यहां पर भी वो 50 रहेगा। इसीलिए मैं इसी का फायदा उठाते हुए पांचवें में से छठे समीकरण को घटा देता हूं। समीकरण 5 में से आप छठे को घटा रहे हैं। समीकरण 5 क्या कह रहा था कि रो का वर्ग गुणा 19, इसमें से 76 घटा दो, तो यहां से तो मिला रो का वर्ग, रो 1 का वर्ग गुणा 19 माइनस 76 बराबर, बराबर क्या? ठीक है, x1 का बार i बराबर 1 से लेकर 19 x1 एक्स आई माइनस x1 का बार माइनस ये सब। तो यहां से कुछ ऐसा है, देख लो एक बार बहुत ही अच्छे से। i बराबर 1 से लेकर 19, यहां पर एक्स आई माइनस x1 का बार पूरे का वर्ग माइनस सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 एक्स आई माइनस 10 पूरे का वर्ग। क्लियर है क्या? अब x1 का बार आपको पता है क्या है ना, तो उसे भी लिख दो। x1 का बार कितना, मतलब नया वाला जो माध्य है वो 91 या 192/19 आया था। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व तो करना है अब बहुत अच्छे से। यहां से मिलेगा रो 1 का वर्ग गुणा 19, या 19 बाहर निकाल लोगे तो आपको यहां पर ऐसा कुछ मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा बेसिकली। और यहां से क्या मिलेगा? तो यहां से मिलेगा सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19, यहां एक्स आई माइनस 192/19 पूरे का वर्ग माइनस सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 एक्स आई माइनस 10 का वर्ग।
और यदि आपको पता हो तो एक छोटा सा रिजल्ट होता है, क्या होता है कि सिग्मा यदि a माइनस बी है तो उसे अपन सिग्मा a माइनस सिग्मा b लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहां से मतलब इन दोनों को क्लब भी कर सकते हैं फिर तो ये तो ऐसा मिल जाएगा रो 1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 19 बराबर, आप इस सिग्मा को पूरे को एक साथ ले सकते हो, i बराबर 1 to 19 और यहां से बचेगा एक्स आई माइनस 19 बाई या 192 बाई 19 पूरे का वर्ग माइनस एक्स आई माइनस 10 का वर्ग, और यहां लगेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, है ना। a का वर्ग माइनस b का वर्ग लगा सकते हैं। a का वर्ग माइनस b का वर्ग क्या कहता है कि अगर a का वर्ग माइनस b का वर्ग है तो पहले तो आप दोनों को जोड़ दीजिए और फिर दूसरे में से पहले को घटा दीजिए। तो पहले इन दोनों को जोड़ा जाए, एक्स आई जुड़ जाएगा, उसके बाद इसमें से ये घट जाएगा। एक बार ट्राई करके देखो क्या आंसर आता है। तो यार देखो, मतलब मुझे तो मोटा मोटा ऐसा दिख रहा है कि ये रो का वर्ग दिखा माइनस 4 दिखा ये दिखा 19 दिखा, इसको समस्या नहीं है। आप पहले इन दोनों को जोड़ो तो एक्स आई और एक्स आई मिला के 2xi, तो सिग्मा जो है वो भाई साहब ऐसे बात करेगा कि आई बराबर 1 से लेकर 19 2xi माइनस, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 10 और माइनस 119, तो 1 या 192 डिवाइड बाय 19 को अगर आप 10 में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 192 डिवाइड बाय 19 मतलब 192 प्लस 190, 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा 382, है ना। नहीं ये जीरो हो जाएगा ना। बहुत समस्या है स्टैटिस्टिक्स में, आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो ब्रांच है उसको लोग इसीलिए पसंद नहीं करते, पर ये बहुत स्कोप वाली है। 0 0 मिला के 2 और यहां से 9 9 18, ठीक है। तो ये हुआ 382 डिवाइड बाय 19। अब इसमें से इसे घटाओगे भी ना, a प्लस बी तो कर दिया, a माइनस बी भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो a माइनस बी करते समय मेरे सामने दिमाग में आएगा कि एक्स आई में से एक्स आई खत्म, 192 में से माइनस 10 जाएंगे अभी, तो माइनस 192 में से या 192 डिवाइड बाय 19 में से आप 10 को हटाओगे। अगर 10 को हटाओगे तो वो तो 190 में से 192 गए तो माइनस 2 बाय 19, सो यहां पर माइनस 2 बाय 19 हो जाएगा। कैलकुलेशंस में आप इसे लिख सकते हैं माइनस 2 बाय 19 यहां हो जाएगा। अब ये माइनस 2 बाय 19 को तो गुणा करके आगे भी लिखा जा सकता है, जो भी सिग्मा के अंदर गुणा होता है वो बाहर आ जाता है। कैलकुलेशंस अभी सिंपल है ना, कैलकुलेशंस तो होगा, दूसरे पार्ट का भी तो ये पहला ही पार्ट हो रहा है। तो यहां से बनता है रो का वर्ग माइनस 4 गुणा 19 बराबर क्या, देखो ये 2 बाय 19 को बाहर ले आते हैं माइनस चिन्ह के साथ, तो यहां से ये तो बचा माइनस 2 बाय 19, हाँ साथ में एक सिग्मा लगा इस पर, i बराबर 1 से लेकर 19, किसमें 2xi माइनस 382 डिवाइड बाय 19, ऐसा कुछ। अब ये सिग्मा को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो ये चीज तो जैसी है वैसी रहेगी। आई होप आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ही बोरिंग आपके लिए हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली जेई के जो सवाल होते हैं ना वो ऐसे नहीं आते। जेई में जो सवाल अगर पूछे जाए या बोर्ड में बोले जाए तो बोर्ड में आपको टेबल बना के दी जाएगी, और जेई वगैरह में हाँ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये काफी कैलकुलेटिव सवाल हो जाता है। माइनस 2 बाय 19 और आपने सिग्मा को अंदर बांटा तो ये 2 तो बाहर आया, 2 इंटू सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 19 एक्स आई माइनस सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 19 382 डिवाइड बाय 19, ऐसा कुछ।
ये वाला जोड़ आपको पता है क्या? ये जोड़ कितना है? सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 19 xi, ये वाला जोड़ पता है क्या? ये वाला जोड़ देखो कहीं अपन ने निकाला है क्या? जब माध्य निकाला था तब इसे निकाला था, क्योंकि माध्य इसके बिना निकलेगा ही नहीं। ये वाला जोड़ अपन ने 192 निकाला था अगर याद हो तो, चौथे समीकरण से xi का जोड़ 1 से लेकर 19 कितना आया था? 192। अगर ऐसा मिलता है तो कहना इससे कि यहां पर है ना, चूंकि सिग्मा 1 से लेकर 19 xi 192 के बराबर है, इसीलिए इसको यहां रख दिया। अगर यहां रख दिया जाए तो ये तो मिलेगा ρ1 का वर्ग माइनस 4, ρ1 नया वाला प्रसरण है, इंटू 19 माइनस 2/19, और ये मिलेगा 2 इंटू 192 माइनस, देखो ये 382 ना बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 19, और इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा 1 से लेकर आई। एक छोटा सा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि यदि ऐसा लिखा हो सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर n, और यहां कोई एक k नाम की संख्या हो जो अचर हो, मतलब जो कांस्टेंट हो, उसको ज्यादा परेशान नहीं करना। अगर वो संख्या अचर है, कांस्टेंट है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं n गुणा k। तो यहां पर आपको 1 से लेकर n की जगह 19 है तो आपने 19 लिख दिया, और तो कुछ नहीं किया ना, और कुछ नहीं किया। सो यहां से ρ1 का वर्ग माइनस 4 गुणा 19 बराबर माइनस 2/19, और यहां से 19 या 192 का डबल, तो 2 दूनी 4, बिल्कुल 4, 9 दूनी 18, हासिल 8, या लिखे 8, बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये इससे कटा तो 382। अब यार ये तो 384 में से 392 गए तो कितना बचता है आपके सामने? ρ1 का वर्ग माइनस 4 इंटू 19 बराबर माइनस 2/19 इंटू 2 बचता है। ये 19 को यहां भेज दो। अगर ये 19 को यहां भेज दिया जाए तो आपके सामने बचता है ρ1 का वर्ग माइनस 4 गुणा, या गुणा 19 वाला इधर आया, तो ये बचता है कुछ ऐसा -4 डिवाइड बाय 19 का वर्ग। ये 4 को उधर भेज दो। अब आखिरी काम यही करना था। तो ρ1 का जो वर्ग है वो बचता है -4 गुणा 19 या 19 का वर्ग 381, है ना। लेट्स कैलकुलेट किया, 19 का वर्ग 381, मतलब एक बार वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा, 381 नहीं होता है ना। 19 इंटू 19, तो 19 का 10 में गुणा करेंगे तो 190, उसमें से 9 घटाए तो 171, 17, कितना 17। 19 का अगर 17 में जोड़ किया जाए तो 361, हाँ मैं मतलब याद तो था लेकिन दिमाग से कई बार उतर जाता है। 4 को यहां गुणा किया, 4 को वहां जोड़ा, तो ρ1 का जो वर्ग है वो बनेगा -4 प्लस 4 गुणा 4 का अगर 361 में गुणा किया तो 360 का 4 में गुणा करो तो, या 4 एकम 4, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 44 डिवाइड बाय 361। तो आपके सामने नया वाला जो प्रसरण है वो आता है 144 में से 4 गए, या फिर 44 में से 4 गए, या 4 में से 4 गए, तो 440 डिवाइड बाय 361। ये है नया प्रसरण। इस कैलकुलेशन को मैं आपको यहां लिख देता हूं। नया प्रसरण है 1440। नया प्रसरण जो आया वो आया कुछ ऐसा 1440 डिवाइड बाय 361। तो नया मानक विचलन कितना होगा? नया मानक विचलन पुराने वाले से निकल जाएगा। नया मानक विचलन कुछ इस तरह से, आपने जो नया वाला प्रसरण निकाला है उसका वर्गमूल हो जाएगा। मतलब आपके सामने ये आंसर आ जाएगा 1440 डिवाइड बाय 361 का वर्गमूल। ये आपका आंसर है। अभी सिर्फ ए वाले भाग का आंसर हुआ है, बी वाले का नहीं। ए वाले भाग का आंसर कुछ इस तरह से आपने निकाला। आप इसे पूरे प्रोसेस को एक बार देख सकते हैं। ये 2 कंडीशंस आपको दी हुई है कि ऐसा ऐसा कुछ है, ये स्टार्टिंग से दिया हुआ है।
उसके बाद मैंने माध्य निकालने के लिए क्या किया, मैंने हर मतलब वो 8 नंबर का डेटा उसको हटा दिया। तो आपके सामने डेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 है, और यहां पर 1 से लेकर 9 तक का जो गुणा था, या 1 से लेकर 20 तक का जो सारे 20 का माध्य था वो 10 था, तो 19 का जो है वो 192 हो जाएगा, और ये 192/19। उसके बाद आप नया प्रश्न ऐसे कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, सो ये तो ठीक था, अभी तक ठीक है, अभी तक कोई चिंता की बात नहीं है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। अगर कोई आपको कैलकुलेशंस मिस्टेक लगती है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। अभी दूसरा वाला पार्ट क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, दूसरा वाला पार्ट ये कह रहा है कि जब प्रेक्षण में आपके पास ये सब तो था, जो 8 था ना उसे 12 से बदल दिया गया है। मतलब आपने क्या किया, जो 8वां प्रेक्षण था, मतलब जो 8 अंक था उसकी जगह काट के उसको 12 लिख दिया। अब माध्य और मानक विचलन निकालिए। तो अगर ऐसा कुछ किया जाए तो देखिए, सोचने की बात है कि सेकंड वाले केस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अभी तो अपने सामने सारे प्रेक्षण यही थे। पहली स्टार्टिंग तो यही होगी कि यहां से ऐसा 20 प्रेक्षण होंगे, उन सभी का माध्य ऐसा होगा, और 1 से लेकर 19 तक की जो संख्या है उनको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये कैलकुलेशंस आपके सामने दो चीजें थी। अब अगर दो चीजें थी, अब आपने सेकंड केस में क्या किया है, सेकंड केस, केस नंबर 1, जब 8 को हटा दिया जाए और उसे 12 से रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। केस नंबर 2, 8 को 12 से, ठीक है, यही किया ना, रिप्लेस, बदल दिया जाए। तो बदल दिया, तो अब जो प्रेक्षण जो 1 से लेकर 19 हो रहे थे उसमें यहां पर 12 नाम की संख्या और जुड़ जाएगी। फटाफट बोलो, ये बात सही होगी कि नहीं होगी, है ना। क्या ये बात आपको सही लग रही कि नहीं लग रही है, पहले तो ये बताओ। बाकी कैलकुलेशन तो अपन करते रहेंगे, उसमें चिंता की बात नहीं है। क्या आपको ये बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनकी आवश्यकता अपने को बार बार पड़ेगी, तो अपन उसी चीज को कैलकुलेट करते बैठेंगे। अभी जो प्रेक्षण है वो x1, x2, x3 तो है। जो 20वां प्रेक्षण था उसमें 8 की जगह 12 हो चुका है। तो अभी कुल प्रेक्षण की संख्या तो 20 है। मान लेते हैं इसका जो माध्य है वो x2 है। x1 की जगह क्या मान लिया, इसका जो माध्य है वो x2 है। तो x2 निकालने के लिए अब क्या करोगे, i बराबर 1 से लेकर 20। अब इन सभी का जोड़ निकालने में थोड़ी समस्या ये है कि ये तो नहीं पता ये कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो 1 से लेकर 19 तक का जोड़ तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 आखिर में जोड़ दिया गया, और कितना जोड़ दिया गया, 12। तो 8 को हटाना पड़ेगा ना। 1 से लेकर 20 तक का जो पुराना जोड़ था उसमें से अगर आप 8 को हटा देंगे तो आपके सामने जो 1 से लेकर 19 तक का जोड़ है, i बराबर 1 से लेकर 19 तक का जो जोड़ है वो अभी भी 192 है। इसमें 12 अपन ने नहीं कैलकुलेट किया है, 1 से लेकर 19 तक का कैलकुलेशन किया है। उसमें 192 है कि नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल है। अब सेकंड केस में आपको यह बोला है कि 8 की जगह 12 लिख दो। तो अब जो नया जोड़ होगा, नया जोड़ मतलब जो पुराना डेटा था उसमें 8 की जगह अगर आप 12 करते हैं, तो अगर i बराबर 1 से लेकर 19 कर दो, और उसमें आखिरी वाला जो नंबर है जिसको आपने 8 लिखा था उसे आप 12 लिख दो। ऐसा किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो i बराबर 1 से लेकर 19, ये तो 192 है, और इसमें अपन ने 12 को जोड़ा तो यहां से मिलता है 204। तो नया वाला जो कैलकुलेशन से नया वाला जोड़ है वो 200 की जगह 204 हुआ। तो नया माध्य कैसे आ जाएगा, नया माध्य जो नया वाला जोड़ है 204, उसको अपन कुल आंकड़े से भाग दे देंगे 20 से, तो ये 102/10 आ जाएगा। 102/10, इसे आप लिख सकते हैं कि नया माध्य जो आया वो 10.2 आया। ये आपके सामने तीसरा समीकरण बनता है जैसा पहले निकाला था। तो तीसरे वाले दूसरे वाले केस का भी पहला वाला जो भाग है वो आपने कर दिया कि अगर 12 से बदल दिया तो नया वाला या सही माध्य निकालिए, वो अपन निकाल चुके हैं। मानक विचलन के बारे में बात और करनी है सेकंड वाले केस में।
तो अगर सेकंड वाले केस में मानक विचलन के बारे में बात करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे जैसे अपन ने यहां किया था। अभी नए वाले प्रसरण के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। नया प्रसरण कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस कैलकुलेशन को अपन फिर से ही करेंगे, चिंता की बात नहीं है। जैसा पहले किया था ना, सेम वैसे ही करना है यार, कुछ नहीं करना इसमें। जैसा पहले था वैसे ही आगे बढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। नया प्रसरण सेकंड वाले केस में कैसे निकलेगा, तो सेकंड वाले केस में प्रसरण ऐसे निकलेगा कि अगर जितना भी आंकड़ा है i बराबर 1 से लेकर 20, अभी आंकड़े जो है वो बदल चुके हैं तो इसको अपन ने डैश कर दिया। इनमें से आप नया वाला माध्य घटा दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, भाग दे दीजिए n से। n मतलब 20 है तो 20 से भाग दे दीजिए। पिछले वाले सवाल में वो एक डाटा हटाया था इसलिए 19 हो गए थे, अभी रिप्लेस किया है। तो यहां से एक छोटा सा रिलेशन आपके सामने मिलता है कि 20 रो 1 का वर्ग बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 20 x डैश माइनस x डैश 2 का वर्ग। लेकिन आपको पता है ये जो नए वाले xi डैश है ना, ये जो नए वाले xi डैश है, नया वाला जो डेटा है उसमें 19 तो पुराने वाले ही है, इसमें जो 19 है वो पुराने वाले हैं। नया वाला जो है वो 20वां जुड़ा है, वो कौन सा है, वो हमारे सामने 12 हो चुका है 8 की जगह पर। नया माध्य भी 10.2 है। तो क्या मैं इस पूरे इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं कि ये तो है 20 रो 1 का वर्ग सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19, पुराना वाला डेटा सेम का सेम है लेकिन x2 की जगह 10.2 का वर्ग आ जाएगा, और यहां पर जो आखिरी वाला डेटा है उसमें 12 माइनस 10.2 का वर्ग आ जाएगा। आपको यह निकालना है इनकी मदद से, ठीक है। सो कैन वी से कि ये 12 माइनस 10.2 मतलब 1.8 है ना। तो ऐसा कुछ आपके सामने यहां पर बनता है कि 20 सिग्मा 1 का वर्ग बराबर i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस 10.2 का वर्ग प्लस ये होता है 1.8 का वर्ग। क्लियर है क्या। अभी छोटी सी बात यहां देखने की और समझने की कोशिश करो। आपके सामने ये चीज दी हुई है, ये चीज मतलब आपको रियली पता नहीं है। नया वाला प्रसरण आपको नहीं पता है, पुराना वाला प्रसरण आपको पता है। और पुराने वाले प्रसरण में क्या था कि i बराबर 1 से लेकर 20 तक अगर मैं वर्ग करता हूं तो वो 80 होता है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 को वहां लिख के 1 से लेकर 19 करके देखो। जो 20वां है वो पुराना वाला 8 था, तो 20वें की जगह अपन 8 लिख सकते हैं ना। सुनना मेरी बात, जो पुराना वाला था समीकरण नंबर 2 को मैं फिर से यहां लेकर आ रहा हूं। समीकरण नंबर 2 को हम फिर से यहां लिख रहे हैं। वो क्या था, 80 बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 20 xi माइनस 10 का वर्ग। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 80 बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस 10 का वर्ग, और आखिरी वाला जो 20वां आंकड़ा है उसकी जगह तो 8 था, तो वहां पर हो जाएगा 8 माइनस 10 का वर्ग जैसे अपन ने पहले किया था। तो 20वें की जगह ऐसे कर दिया 8 माइनस 10 माइनस 4। तो यहां से ये समीकरण 76 बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस 10 का वर्ग होता है, जिसे आप चौथा समीकरण बोल सकते हैं और इसे 5वां बोल सकते हैं। क्या आप 4 में से 5वां घटाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम 4 में से 5वां घटाएं या 5वें में से चौथा घटाएं, 5वें में से चौथा घटा देते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 5वें में से चौथा समीकरण घटाएंगे। तो यहां पर हम 5 में से चौथे समीकरण को घटा रहे हैं। हालांकि अभी अगर आप एक ही सवाल को हल कर रहे हो तो 5 6 की जगह 7वां 8वां समीकरण होगा, क्योंकि 6 7 तो पुराने वाले पार्ट में ही हो गए थे। तो 20
रो 2 का वर्ग माइनस 76, तो इस साइड है 20 माइनस रो 2 का वर्ग माइनस 76, तो इस साइड है। इसमें से इसे घटाओगे तो i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस 10.2 का वर्ग माइनस xi माइनस 10.2 और 1.8 यहां पर आपके सामने जिंदा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं लिख सकता हूं आपको क्या क्या कैलकुलेशन करने हैं। i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस 10.2 का वर्ग प्लस 1.8 का वर्ग माइनस सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 xi माइनस 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 10 का वर्ग। अब ये 1.8 का वर्ग तो 3.24 होगा, 18 का वर्ग 324 होता है, तो 1.8 का जो वर्ग होगा वो 3.24 होना चाहिए। तो इसे तो 3.24 लिख के यहां भी रख सकते हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ये 20 रो 2 का वर्ग माइनस 76 बराबर, आप इसे इन दोनों को एक फ्रेम में लिख सकते हैं, मतलब एक ही सिग्मा में लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ xi माइनस 10.2 पूरे का वर्ग माइनस xi माइनस 10 का वर्ग साथ में 1.8 का वर्ग, ऐसा कुछ। ओके, ये 10.2 है। क्या आप यहां a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं? ये a है और ये b है। अगर ये a और ये b है तो a प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ दो और a माइनस बी का मतलब इन दोनों को घटा दो। फॉर्मूला वही है, a प्लस बी और a माइनस बी। सो i बराबर 1 से लेकर 19, यहां से आपके सामने बनता है 2xi माइनस 22.2, है ना। इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, माइनस यहां पर बचेगा 0.2। ऐसा क्यों? क्योंकि 10.2 में से 10 गए तो माइनस 0.2 और आगे 1.8 का वर्ग मतलब 3.24 तो है ही है। अब जैसा पहले किया था माइनस 0.2 को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 20 रो 2 का वर्ग माइनस 76 बराबर माइनस 0.2 बाहर है और यहां पर एक बड़ा सा सिग्मा लगेगा 2xi या 2i बराबर 1 से 19 xi माइनस 22.2 को बाहर निकाला, वही i बराबर 1 से लेकर 19, एक बचेगा सिर्फ यहां पर और यहां पर 3.24। तो सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 19 तक का योग आप बहुत पहले निकाल चुके हैं, मतलब वो 20 वाले डेटा को हटा दो तो ये तो अभी भी 92 है ना। मतलब जो 8वां डेटा, जो 8 नंबर का डेटा था वो गलत था, उसकी जगह 12 लिखा, वो बात अलग है, लेकिन ये तो हट चुका है। उसका कैलकुलेशन अपन 12 का कॉम्पनसेशन यहां देख चुके हैं। बचा कितना? बचा ये है, इसको सॉल्व करना है बस। तो चलिए ठीक है। तो 2 नहीं 20 रो 2 का वर्ग माइनस 76 बराबर 0.2 विथ नेगेटिव साइन और इसकी जगह 192 निकाल चुके हो पहले योग, तो डबल करना है उसका। तो 192 का डबल 2 इंटू 192 माइनस 22.2 और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 का 19 बार जोड़, मतलब 19 और साथ में 3.2 को आप यहां पर लिख देंगे 3.24। तो ठीक है, तो 20 रो 2 का वर्ग माइनस 76 बराबर माइनस 0.2, साथ में मल्टीप्लाई 192 का डबल 380 और 4 तो 384 माइनस 19 दूना 38
0.8, ठीक है। 19 दूना 38 और वहां से बच गए थे 3, तो 38 और 3 होते 41, हासिल 4। 19 दूना 38, 38 और 4 42। क्या कैलकुलेशन अपन ने सही किया, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। 19 दूना 38, हासिल बचे, अच्छा ये हाँ ठीक है, 19 दूना 38, हासिल बचे 3। 19 दूना 38 और 3 जो थे वो 41 हो गए, बचे 4। 19 दूना 38, 4 42 गुणा या प्लस 3.24। तो देखिए 20 रो 2 का वर्ग -76 बराबर -0.2, और अब मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से इसको घटाए तो पॉइंट में से तो पॉइंट जाएगा नहीं, 441 में से 324, 421 में से 384 घटाना है, तो 0.8 तो 0.8 है यार, 8 में से तो कुछ गया नहीं। 400 में से 324 84 गए तो 16 बचे, 21 पहले से थे, तो 16 और 21 37, प्लस आपको 3.24 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये माइनस साइन के साथ है, इसको ना भूलिएगा, माइनस के साथ ही ऐसा है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये तो मिला 20 रो 2 का वर्ग -76 बराबर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 0.2 का इसमें मल्टीप्लाई किया या 5 का भाग दिया, बात बराबर है। ये जो है ना 37.8 में अगर आप 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब होता है 37.8 में आपने 5 का भाग दिया, तो 5 7 35, हासिल बचे 2, उधर चले गए, जाएगा नहीं, तो 2 यहां पर है, तो 2 यहां पर हुआ, तो 2 मतलब 28 हुए, तो 5 और यहां पर बच गए 6, है ना, 2 वहां पर थे, तो 5 सब 25 बचे 3, ठीक है। तो 7.56 प्लस 3.24, तो यार आपके सामने ये जो 20 रो 2 का वर्ग है ना, वो कुछ ऐसा मिला। 76 को भी वहां पहुंचा दो और इन दोनों को जोड़ दो, ये 0, 5 2 7 और एक उधर का 8, 7 और 3 मिला के 10, तो यहां से मिला 20 रो 2 का वर्ग बराबर 86.8, और रो 2 का जो वर्ग है वो मिलता है 86.8 बाई 20। 86.8 को 20 से भाग दोगे तो 43.4 डिवाइड बाई 10, या फिर ये मिलेगा 4.34। ये है नया वाला प्रसरण। अगर ये नया प्रसरण है तो नया मानक विचलन कैसे होगा? .34 और नया मानक विचलन जो कि नए प्रसरण का वर्गमूल होगा। .34 का वर्गमूल, ये आपका आंसर है पूरा इस सवाल का। आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, सो इस तरह से सवाल आपके सामने फिनिश हुआ है। बहुत आसानी से आपने सॉल्व किया। ही कुछ स्टेप्स थी, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और ये सेकंड सवाल यहां से शुरू हुआ था, उसके पहले इसकी भूमिका हमने यहां से बनाई थी। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 या 7। 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21, 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो मानक या माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। 5वें के बाद 7वां सवाल क्यों आया? क्योंकि 6वें सवाल का जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी ने हटा दिया है नए शेड्यूल में। आप इस सवाल को देख लीजिए, अपन 7वां सवाल सॉल्व कर रहे हैं। देखो यार, 100 प्रेक्षण है, माध्य और मानक विचलन आपको 20 और 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21, 18 गलत थे, तो गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन, मतलब पुराना ही सवाल है, इसमें आपको 1 की जगह 3 प्रेक्षण हटाए गए हैं। ठीक है, तो आप पहले तो ये मान लीजिए कि माना जो प्रेक्षण थे वो x1 x2 थे। प्रेक्षण कितने थे? x1 x2 x3 है, x1 x2 और ऐसे लेकर x100 तक है। अब इस कंडीशन में कुल प्रेक्षण कितने हैं? तो कुल प्रेक्षण इस केस में 100 है,
हाँ, इन सभी का माध्य कितना है, जिसे आप x बार कह सकते हैं, वो 20 है, और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन ये 3 दिया हुआ है। तो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं क्या सर जी कि अगर मानक विचलन 3 है तो प्रसरण अपन निकाल सकते हैं क्या? प्रसरण क्या होता है? मानक विचलन का वर्ग होता है। तो रो का जो वर्ग है जिसे प्रसरण कहा जाता है वो 9 हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो यह है कि माध्य जो हम निकालते हैं उसे वास्तव में ऐसा लिखा जाता है क्या कि सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 100 है ना, i बराबर 1 से लेकर 100, जितना भी xi है उन सभी को भाग दे दो आप टोटल n से, है ना। तो माध्य जो कि दिया है 20, यह है सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 100 xi डिवाइडेड बाय 100। तो ये 100 उधर चले जाएगा तो 200 का 100 में गुणा हो जाएगा, 200 का 20 में, 100 का 20 में गुणा हो जाएगा, तो 2000 बराबर एक पहला समीकरण आपके सामने ये आया, i बराबर 1 से लेकर 100 xi। मतलब इन सारे प्रेक्षणों का जो योग था वो कितना था? 100 था। साथ ही साथ इनका जो मानक विचलन था या प्रसरण जो था वो कुछ ऐसे लिखा जाता है, 1/100 बराबर या 1/100 गुणा i बराबर 1 से लेकर 100, हर xi में से आपने x बार को घटा दिया, ऐसा कुछ। x बार की जगह आप 20 लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो यही 1/n आ जाता है, 1/n मतलब 100। तो आपके सामने दूसरा जो फॉर्मूला है जो आपको काम देगा यहां पर वो है रो का वर्ग बराबर 1/100 सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 100, हर xi में से हमने घटा दिया है 20 को ना, अच्छा माध्य 20 है तो 20 को घटा दिया 10 की जगह। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। चलिए पहले अब आपको ये बोला कि 21, 21, 18 ये 3 गलत प्रेक्षण थे। कौन कौन से? 21, 21 और 18, इन तीनों को हटा दिया। तो आपके सामने जो 100 प्रेक्षण थे अब वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। अपन सवाल को हल करने जा रहे हैं, अब बात करेंगे प्रेक्षण के बारे में। पहला प्रेक्षण x1 था, फिर x2 था, ऐसे लेकर एक 97 वाला प्रेक्षण तो होगा। उसके बाद 98 वाले को हम लोग 21 मान लेते हैं, ये 21 और अगला 8, ये 3 ही है ना, हाँ 18, 8 नहीं 18, ठीक है। यहां लिख सकते हो आप चाहो तो कि माना जो x98 है और x99 दोनों बराबर है, इनको अपन 27 मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं, और 100 वाला जो प्रेक्षण है वो 18 बराबर है। अब ये गलत थे तो इनको हटाना पड़ेगा, है ना, चूंकि हमें पता है चूंकि 21, 21, 18 गलत थे, हाँ, अतः इसीलिए 21, 21, 18 को हटाने के बाद कुल प्रेक्षण कितने? तो अब जो प्रेक्षण होंगे वो कुछ ऐसे हो जाएंगे क्या? कैसे? एक तो x1, दूसरा x2 और उसके बाद सीधा x97, क्योंकि 3 हटा दिए हैं परमानेंटली। तो इस केस में कुल प्रेक्षण कितने होंगे? कुल प्रेक्षण 97। हाँ, अब एक बात बताओ, अगर आपको माध्य निकालना है तो 1 से लेकर 97 तक का योग करना है। अपन सबसे पहले समीकरण 1 को याद करते हैं। क्या बोलता है वो समीकरण नंबर 1 है? एक समीकरण वो बोलता है कि यार जितना भी xi है जो कि 1 से लेकर 100 तक था, उन सभी का योग 2000 कैलकुलेट किया गया था। परंतु आपने बोला कि नहीं हमको 3 हटा दो इसमें से, तो उसने कहा कि ठीक है। वो कैसे हटाएंगे? तो वो ऐसे हटाएंगे कि मैं लिख देता हूं 1 से लेकर
97 तक, उसमें बाकी का जो 21 है और 18 है, इसको अलग कर देता हूं और यहां 2000 लिख देता हूं, है ना। तो 21, 42 और 18 60। सो इन दिस केस सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर 97 एक्स आई, ये बनेगा 2000 में से गए 60, है ना। 20 20 40 और 10 2 42 और 8 50 और 10 60। तो अगर 2000 में से 60 गएंगे तो 1940। सो इन दिस केस जो नया वाला माध्य आएगा, नया माध्य आप मान सकते हैं कि माना नया माध्य जो है वो x बार का डैश है, नया माध्य या x बार 1 है, ये आ जाएगा जितना भी x आई है जो बचा है, आप उन तीनों को हटाने के बाद उन सभी को n से भाग दे दीजिए नए वाले से, तो कुल प्रसरण यहां पर n की जगह 97 लेना पड़ेगा। तो ये तो मिलेगा 190 या 1940 डिवाइड बाय 97 x बार 1। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये जो भी आए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 97 से डिवाइड करना पड़ेगा, 97 का डबल होता है। अच्छा एक बात पता है यहां क्या है, नया वाला माध्य भी 20 ही आएगा, क्योंकि भाग दे लो 97 का डबल 194, भाग दिया तो x1 का जो बार है वो 20 आया, नया वाला माध्य भी 20 है। एक छोटी सी बात यहां एक बात बताऊं, अगर बहुत सी संख्याएं हैं उनमें से कुछ संख्याएं हटाई गई, अगर पुरानी संख्याओं का माध्य 20 था, है ना, नई संख्या जो तीनों हटाई गई ना उनका माध्य भी 20 है, 21 21 और 18 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 60, 60 बटा 3 20, मतलब जो संख्या हटी है उनका भी माध्य 20 है, तो बची हुई संख्याओं का माध्य भी 20 होगा, इसीलिए इनका माध्य भी 20 आया। सो ये तो ठीक है, नया वाला माध्य आपने निकाल लिया। बात करेंगे मानक विचलन के बारे में या नए प्रसरण के बारे में, वो ज्यादा जरूरी है। नया प्रसरण निकालने का तरीका वही, नया प्रसरण कैसे निकालेंगे, तो नया प्रसरण इसे रो 1 का वर्ग मान सकते हो, इसका मतलब है i बराबर 1 से लेकर 97 जितना भी x आई है, नया वाला नहीं, वो तो चेंज हुआ ही नहीं वैसे, उसमें से आप नए वाले माध्य को घटाकर वर्ग कर दीजिए और 1 बटा n तो यहां करोगे, यहां पर n का मान 97 है, तो रो 1 का जो वर्ग है जो कि नया वाला है वो आ जाएगा 1/97 सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 97 एक्स आई पता नहीं क्या है, x1 का बार ये तो 20 ही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, 20 का वर्ग बराबर कुछ ऐसा। सो इन दिस केस हमने इसको इधर भेज दिया कि यार ये 97 है, तो 97 रो 1 का वर्ग बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 97 एक्स आई माइनस 20 का वर्ग। एक समीकरण तो ये था, है ना, कौन सा, पहले वाला जहां पर वर्ग वाली चीजें थी, दूसरे वाला। उसके बाद एक समीकरण ये है जहां पर सिग्मा सिग्मा वाली चीजें दी हुई है, ये वाला, इसे आप चौथा समीकरण मान सकते हैं। और आपको पता है अब क्या करना है, आपको दूसरे में से चौथा समीकरण घटाना है, मतलब 97 रो 1 का वर्ग माइनस रो का वर्ग बराबर, वहां पर तो है सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 20 एक्स आई माइनस 20 का वर्ग माइनस सिग्मा i बराबर 1 से लेकर 97 एक्स आई माइनस 20 का वर्ग। यहां वेट आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ये 100 है, ऐसा ही कुछ है। अब देखिए ये 1 से लेकर 100 है, इसका मान अपन ने यहां निकाला है जो कि 9 है, और ये 1 से लेकर 100 है, और साथ अच्छा इसको यहां 100 को यहां गुणा कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसकी जगह जरूरत इसकी पड़ेगी यहां पर, यहां 100 रो का वर्ग है ना, ये 100 को यहां भेज दिया, तो यहां पर प्रश्न में आपके सामने रो के वर्ग की जगह 100 रो का वर्ग दिखना चाहिए। कितना, 97 रो 1 का वर्ग माइनस 100 रो का वर्ग, और रो तो 9 है, तो ये तो मिला 9। 97
रो 1 का वर्ग माइनस 100 इंटू 9 बराबर, अब इसे आप थोड़ा तोड़ने की कोशिश करो। आपने इसको ऐसा लिख दिया i बराबर 1 से लेकर 100, xi माइनस 20 था, तो आप इसे 97 कर दो, बाकी डेटा तो बदला नहीं है ना, 97 कर दिया, ठीक है। प्लस अब वो जो 3 डेटा थे 21, 21 और 8, उनका आप यहां पर कैलकुलेशन कर दो। मतलब आपने 21 में से 20 घटाए, इसका वर्ग, प्लस 21 में से 20 घटाए, फिर से इसका वर्ग, और उसके बाद आपने 18 में से 20 घटाए, इसका वर्ग, और उसके बाद माइनस i बराबर 1 से लेकर 19 तक xi माइनस 20 का वर्ग। देखो ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल, तो कितना सिंपल कैलकुलेशन हुआ ये। आपको जो रो 1 का वर्ग निकालना था, जो कि 97 इंटू रो 1 का वर्ग माइनस 900 बराबर है ना, 20 या 21 माइनस 20 1, 21 माइनस 20 1, तो 1 का वर्ग 1 ही है। उसके बाद 1 प्लस 18 माइनस 9, 18 माइनस 20, दैट शुड बी इक्वल टू 2, 2 का वर्ग 4, तो 97 रो 1 का वर्ग बराबर 906, और रो 1 का वर्ग बराबर 906 डिवाइड बाय 97। ये है आपका नया प्रसरण। क्या है ये? नया प्रसरण है। और अगर ये नया प्रसरण है तो नया मानक विचलन कैसे निकलेगा? तो नया मानक विचलन प्रसरण का वर्गमूल जो नया वाला प्रसरण है उसका वर्गमूल। तो यहां से आंसर आपके सामने मिल जाएगा 1 या 906 डिवाइड बाय 97। ये है आपका नया प्रसरण, नया मानक विचलन। अच्छा वर्गमूल है तो वर्गमूल और लगा दीजिए, दैट्स इट। तो इस अच्छा यहां पर पता है ये दोनों बराबर थे तो कैलकुलेशन आपका बड़ा आसान था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी समाप्त होता हुआ और इस प्रश्न के साथ इस प्रश्नावली की समाप्ति भी होती हुई। मैं फिर से बता दूं कि प्रश्न नंबर 6 जो है नया सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार उसका जो टेक्स्ट है वो हट चुका है, तो आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं www.magnetbrains.com तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी देख सकते हैं। आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी जाकर एक्सेस कर सकते हैं। आपको सीधा गूगल पर यह चीज लिखनी होगी www.magnetbrains.com। वहां पर जाते ही आपको सीबीएसई हिंदी माध्यम का चयन करना है। उस पर जाकर आप कक्षा 11वीं में है तो 11वीं, 12वीं में है तो 12वीं, 6ठी में है तो 6ठी, जिस भी क्लास को चयन करोगे उसके जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सभी आपको दिख जाएंगे। आपने उस पर क्लिक किया, जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, आगे बाकी सब्जेक्ट भी आगे रहेंगे, उसमें आपके सामने जो जो पढ़ाया जा रहा है वो पाठ्यक्रम पूरा खुल जाएगा। अब एनसीईआरटी वाला है गणित का, तो इसमें गणित के सारे चैप्टर दिख जाएंगे। जिस चैप्टर पे क्लिक करोगे उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी दिख जाएंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से। बाकी आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि यहाँ पर जो लेक्चर आपको पढ़ाया है वो भी पूरा मुफ्त है। इसके पहले जो भी पढ़ाया था वो भी पूरा मुफ्त था। मतलब यहाँ पर आपको जो कुछ पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। 6ठी से लेकर 12वीं आपकी स्कूल की सारी शिक्षा, सारे बोर्ड के लिए सब कुछ फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।